मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति। समतल में गति का मतलब होता है 2D मोशन। 2D मोशन जो है, जब कोई पार्टिकल जो है एक्स डायमेंशन तथा वाई डायमेंशन, कोई भी जो है XY Z है, तो इनमें से कोई दो दिशा में एक्स और वाई हो, या वाई और जेड हो, या ठीक है जेड और एक्स हो, मतलब 2 डायमेंशनल। अगर कोई पार्टिकल जो 2 डायमेंशनल मोशन करता है तो ऐसी गतियों को हम बोलते हैं समतल में गति। समतल में गति को पहले हम सोचते हैं कि पार्टिकल जो है कैसे गति करता है। कोई पार्टिकल हो, या कोई पार्टिकल हो, पार्टिकल और ऑब्जेक्ट और बॉडी, किसी के लिए भी है, हम लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जो है समतल, ठीक है, समतल में गति पढ़ना है तो हम पढ़ चुके हैं, यदि एक्सेलरेशन A मतलब त्वरण A तथा वेलोसिटी B दोनों की सेम दिशा हो, या तो पैरेलल हो इन दोनों के बीच, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इन दोनों के बीच एंगल, अगर इनके बीच एंगल का मान थीटा, ठीक है, थीटा का मान 0 से बराबर या इससे जो है अधिक, और 180 के बराबर या इससे छोटा है, तो उस प्रकार की गतियों का हम विशेष अध्ययन करेंगे। इसमें जो है स्पेशल केस, ठीक है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो इसका हम लिख चुके हैं वेक्टर A का मॉड वेक्टर B का मॉड cos थीटा, सब कुछ डिपेंड करता है cos थीटा के मान पर। यदि A और B सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ये हमारा वेक्टर A डॉट वेक्टर B पॉजिटिव आएगा तो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, मतलब दोनों एक ही दिशा में, A और B दोनों एक ही दिशा में हैं, तो ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे, और इसका जो है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। और यदि हमारा जो है वेलोसिटी विपरीत हो जाए तो इसका एक्सेलरेशन घट रहा है, रिटार्डेशन कहा जाएगा। और दोनों स्थितियों में यदि थीटा बराबर 0 या 180, पार्टिकल आपको लिखाया है, चाहे पार्टिकल दिया हो या आपको ऑब्जेक्ट दिया हो या बॉडी दिया हो, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, स्ट्रेट लाइन मोशन, और जैसे कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, एक ही दिशा में गति करेगी। जैसे मतलब जो है सड़क पर दौड़ती हुई जो है मोटरसाइकिल की गति, या आपके जो है ट्रैक्टर की गति, या आपकी मारुति की गति, इस प्रकार की गतियाँ हैं। यदि कोई भी पार्टिकल थीटा बराबर 90 पर हो जाए, 90 पर होगा, तो ये भी आपकी जो है 2D मोशन होगी, समतल में गति होगी। थीटा इक्वल टू 90 अंश, मतलब आपका जो है वेलोसिटी इधर है और आपका एक्सेलरेशन इधर है, दोनों के बीच कितना एंगल है 90। जब 90 सेकेंड केस है, तो इस कंडीशन में जो है पार्टिकल 2 डायमेंशन मोशन कर रही है, x है और ये y है, 2 डायमेंशन मोशन कर रही है, समतल का उदाहरण हो गया। तो ये स्पेशल केस इसका है, बता सकते हैं, ये हमारा जो है स्पेशल केस है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति, इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशीय गति। तीसरा केस इसका है थीटा का मान जो है 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अगर ऐसा कभी आता है, इनके मतलब थीटा से क्या होगा, थीटा का मान 0 से बड़ा है, 180 से छोटा है, और साथ ही थीटा डज नॉट इक्वल टू 90 अंश, ये कंडीशन होनी चाहिए।
तो इस स्थिति में कहते हैं हमारा पार्टिकल जो है, या हमारा पार्टिकल ऑब्जेक्ट या बॉडी कुछ भी कर दो, ठीक है, ये हमारी मोशन करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति। तो ये 2D, ये भी आपकी प्रक्षेप गति है। कोई भी वस्तु फेंका जाएगा तो उसकी एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट में जो है किसी न किसी चेंज होंगे, दोनों चेंज होंगे। तो इस दिशा में जो है ये हमारी 2D हुई। तो ये 2D है और ये 2D है। ऊपर वाली कितनी है? 1D। तो ये वाली 1D है, ये दोनों 2D है। तो 2D मतलब इन दोनों को पढ़ना है इसमें। रिलेटिव मैथ हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे जो है, ठीक है, समतल में गति पढ़ेंगे। समतल में गति के लिए आप गति हो सकती है, सर्कुलर मोशन हो सकती है, और आपको प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। जब किसी पिंड को मृत्यु त्वरण लिख दो, ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति कराते हैं, जिसमें पिंड का वेग तथा प्रारंभिक वेग कह दो, प्रारंभिक वेग की दिशा भिन्न हूँ तथा वेग का परिमाण व दिशा लगातार बदलता है, तो वस्तु वक्राकार कर्व पाथ पर गति करती है। पिंड की ऐसी गति को समतल में गति कहते हैं। समतल में गति के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकेंड केस है सर्ववृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन, जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रक्षेप गति के लिए थीटा का मान 90 नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, 0, 180, ये 3 कोण नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी जो है दिशा में फेंकने पर हमें जो है प्रक्षेप प्राप्त होगा। ये थीटा बराबर 90 अगर हो गया, अगर किसी वस्तु को थीटा बराबर 90 से फेंका गया तो हमारा जो है सर्कुलर मोशन होगा। अगर किसी वस्तु को जो है हम ऐसे फेंक दें थीटा बराबर 90 से, इधर इसका जो है वेलोसिटी है, इधर इसका जो है ग्रेविटेशन g है,
तो दोनों की एक्सेलरेशन स्मॉल ए ले लो जी ले लो, दोनों के जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच 90 कोण है, तो सर्कुलर मोशन होगी। यदि इसको जो है थीटा कोण बना दिया जाए, ए और जो है ठीक है ए और जी के बीच आप कोण बना दीजिए जो है थीटा कुछ भी रख लीजिए, ये हमारी प्रक्षेप गति होगी। प्रक्षेप गति का जो है सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है जो है परवलय, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, जिसमें वस्तु कहते हैं। प्रक्षेप गति के लिए जो है आवश्यक है कि वस्तु का जो है विद्युत त्वरण का मान नियत रहे, परंतु उसका वेग का परिमाण तथा उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब जैसे देखिए किसी वस्तु को जो है ये एक्स डायमेंशन है और ये आपकी वाई डायमेंशन है, ये 90 इंच है। 90 इंच पर नहीं फेंकना, इससे कम पर फेंको, इससे ज़्यादा फेंको। तुम्हारे इससे कम पर हम इधर फेंकते हैं, वस्तु से गति करती है। वस्तु का जो है प्रारंभिक वेग कुछ था u, तो u का मान यहाँ से यहाँ तक, इस मैक्सिमम पॉइंट तक वस्तु का जो है वेग बढ़ता जाएगा पहले और फिर धीरे धीरे जो है घटता जाएगा। तो इसमें जो है कंपोनेंट इसका बनेगा u cos थीटा और u sin थीटा। अब यहाँ से यहाँ प्रत्येक जगह पर जो है आपको v का मान जो है v का मान बदलता रहेगा, v का परिमाण और दिशा दोनों बदलेंगे, लेकिन विद्युत त्वरण g का मान सदैव सेंट्रिक त्वरण होगा। यहाँ पर नीचे हो जाएगा फिर इधर की ओर आने लगेगा। तो ग्रेविटेशन g का मान कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण g का मान इसमें एक नियतांक है, और वेलोसिटी जो आपका जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो है जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो दोनों समय के साथ साथ चेंज करते हैं। तो इसका पथ जो है परवलयाकार बनता है। प्रक्षेप का पथ जो है कैसा होता है हमें ये जो है देखना है। जैसे मान लिया कोई पार्टिकल है आपका x, ये x डायमेंशन है और ये y डायमेंशन है, चाहे पार्टिकल हो या आपका ऑब्जेक्ट हो या आपका जो है तुम्हारा जो बॉडी हो। मान लिया किसी वस्तु को जो है ठीक है वक्राकार पथ अर्थात जो है थीटा बराबर 90 नहीं होना चाहिए, किसी भी अंश पर फेंकें ठीक है 0 और 90 को छोड़ करके, तो वो हमेशा परवलयाकार पथ पर गति करेगा। और जो भी तुम्हारा जो है पिंड है, पिंड के वेग तथा दिशा लगातार बदलती रहती है, तो सदैव बार बार जो है इस प्रकार से वेग का परिमाण बदलता रहेगा, दिशा बदलती रहेगी। लेकिन जो इसका त्वरण जो है g का मान है ये कांस्टेंट रहेगा इसमें। तो जैसे मान लिया किसी वस्तु को जो है ये u वेग से जा रहा था, तो इसका कोण कितना था थीटा, वो ये पृथ्वी का जो क्षैतिज तल था उससे x कोण बना रहा था। तो बताया ट्रेजेक्टरी ज्ञात कीजिए। ट्रेजेक्टरी का मतलब जो होता है ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए इसमें x हो और y हो, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से जो है u की कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा u cos थीटा हो जाएगा और ऊपर की ओर हो जाएगा u sin थीटा। अब पूरी गति के दौरान आपका u cos थीटा प्रत्येक जगह पर जो है सेम रहेगा, परंतु जो है u sin थीटा का मान डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ऐसे हम मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर u cos थीटा सेम रहेगा, परंतु uy जो है कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें ux है और ऊपर की ओर तुम्हारा uy है, तो uy कंपोनेंट बदलना है, ux आपको बदलना नहीं है। तो जैसे मान लिया ऐसे कोऑर्डिनेट x, y है,
एक्स का वाई मान लेते हैं कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के। तो इसका पॉइंट किए हमने, तो कितना जाएगा, एक्स में चलिए अब क्या जाएगा, एक्स बराबर इधर वेलोसिटी कितनी है यू एक्स, ठीक है, इनटू टाइम, दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो ये हमारा समीकरण हुआ समीकरण नंबर 1। यू एक्स को मान रख दीजिए आप, एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। ये कितना आ जाएगा आपका, एक्स बराबर ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। अब ये हमें निकालना है वाई डायमेंशन में। तो ये वाई डायमेंशन में ये डिस्टेंस हमारी वाई है, तो यहाँ से वाई में कितना आ जाएगा, वाई बराबर क्या होता है, वाई बराबर समीकरण लिखिए, जैसे यस बराबर होता है तो वाई बराबर, वाई में निकालेंगे यू टी यू वाई, वाई समय ले लूँ, यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 एक्सलेशन ए वाई, एक्सलेशन ए वाई, वाई में ले लूँ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, कितना आएगा बोले, वाई बराबर, अब यहाँ से टी निकालो इस समीकरण से, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, एक्स अपान टी बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा, टी बराबर एक्स अपान यू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। मान रखिए यहाँ पर यू वाई, और यू वाई आपको कितना, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था यू वाई कितना था, यू साइन थीटा, बोले कितना जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी, टी का मान कितना है, यू कितना आपका एक्स, एक्स अपान यू कॉस थीटा प्लस 1/2 ए वाई। एक्सलेशन आपका ऊपर मांगा गया है, लेकिन आपका एक्सलेशन कहाँ है, नीचे, नीचे लेंगे तो आपका जो है ए वाई जो है माइनस के जी हो जाएगा, तो जी इंटू टी स्क्वायर, टी का मान ये आपका एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। या पर समीकरण आपको y बराबर ए एक्स माइनस बी वाई स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक चर की जगह घात 1 है, दूसरे चर की घात 2 है, तो यदि x और y दो समीकरण में है, एक की घात x है एक की घात y है, तो अगर ऐसा समीकरण बनता है तो ये हमारा जो समीकरण जो है ये हमारा प्रक्षेप का जो है, ठीक है, ये हमारा परवलय का जो है एक इक्वेशन है, तो ये पद इसका होगा पैराबोला, प्रक्षेप पद। तो प्रक्षेप का पद कैसा निकला, परवलय का। अगर किस समीकरण में एक जो है चर की घात 1 है, दूसरे चर की घात 2 है, तो ऐसे समीकरण को जो है पैराबोला बोलते हैं। प्रक्षेप के जो है पैरामीटर्स, प्रक्षेप के जो है 3 यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। प्रक्षेप को जो है 3 जो है पॉइंटों से इंट्रोड्यूस किया गया है। नंबर 1 फ्लाई टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप मतलब कितने समय तक हवा में उड़ा, उड्डयन काल। नंबर 2 मैक्सिमम हाइट अटेंड टू प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप द्वारा अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाया गया। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप का परास, कितनी क्षैतिज दूरी जो है प्रक्षेप ने जो है तय की। तो 3 पॉइंट्स हमारे हैं। पहला पॉइंट प्रक्षेप का जो है उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है, जैसे कोई हमारा जो है, ठीक, ये एक्स वाई जो है प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में किसी जो है वस्तु को फेंका और इस प्रकार से जितने समय तक ये हवा में रहा,
ये उसका उड्डयन काल होता है। जैसे मान लिया किसी वस्तु को u वेग से फेंका गया, ये क्या आ जाएगा u cos थीटा, और ये घटक आ जाएगा और जो है ठीक है u y जो है u y का घटक जो है यहाँ पर जाने पर u y का घटक जो है शून्य हो जाएगा, लेकिन जो है u cos थीटा अभी भी रहेगा। पूरी यात्रा के दौरान u x जो घटक होता है हमेशा समान रहता है, ग्रेविटी हमेशा जो है g लगती है और नीचे की ओर ही लगती है। तो जैसे मान लिया ये पॉइंट हमारा जो है A है और ये पॉइंट हमारा जो है C है, ये पॉइंट हमारा B है। ये पढ़ चुके हैं, ऐसे गैलीलियाई ने भी बताया था किसी वस्तु को जितनी समय तक उसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय वस्तु को नीचे आने में लगेगा। तो यहाँ से A से C तक लगा समय निकालेंगे, A से C तक, A से C तक लगा समय, C से आने, तो पूरा समय माना कैपिटल T, जाने में लगा स्मॉल t, आने में लगा स्मॉल t, तो कैपिटल T इजकल टू 2t। तो हमें जो है हाफ समय के लिए लग रहा है यहाँ से यहाँ तक t और यहाँ से यहाँ तक t, तो दोनों जो है पूरा तय करने में 2t लगेगा। तो प्रक्षेप का जो है, प्रक्षेप का उड्डयन का क्या होता है, किसी वस्तु को पृथ्वी तल से या कहीं से फेंक दिया जाए, जितनी समय तक जो है वह हवा में रहेगा उसे प्रक्षेप का जो है उड्डयन काल कहा जाता है। अब इसके लिए जो है उड्डयन काल हम निकालते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं पहला समीकरण हमारा क्या होता है, देखते हैं। गति का प्रथम समीकरण गैलीलियो द्वारा दिया हुआ v बराबर u प्लस at पढ़ा था, ये समीकरण पढ़ा था। अब हमें इसको, तो यहाँ हम y लिखेंगे, y डायमेंशन, क्योंकि u cos थीटा सेम है और हमें जो फ्लाइट हवा में रहेगा किस कंपोनेंट के कारण, u y के कारण, तो u y कारण निकालना है। तो u y अंतिम वेग u y कितना हुआ, देखो यहाँ 0 हो गया, और प्रारंभिक वेग कितना था इसका, u साइन थीटा g, बस ऊपर जा रही है, गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है तो ये माइनस लेंगे g इंटू टी, तो क्या आ जाएगा, इसको gt इधर लाइए, gt बराबर u साइन थीटा, t बराबर u साइन थीटा अपॉन g। तो स्मार्ट किया है। उड्डयन काल कितना आएगा, प्रक्षेप का उड्डयन काल कितना आएगा, कैपिटल T बराबर 2t, ये निकाल चुके हैं हम लोग। तो कैपिटल T बराबर t का मान u साइन थीटा अपॉन g। तो उड्डयन काल का सूत्र आया 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, थीटा बराबर 90 कर दें, थीटा बराबर 90 कर दें, तो t इजकल टू 2u अपॉन g। अर्थात इस कंडीशन में वस्तु जो है हमारी जो है, ठीक है, जब t थीटा इजकल टू 0 कर दे तो वस्तु हमारी जो है इस प्रकार से ऊपर क्यों जाएगी, 90 अंश के कोण पर जाएगी। किस कोण पर जाएगी, आपकी जो है, ठीक, ऐसे फेंक दे वस्तु जो है 90 अंश पर फेंक दे वस्तु को x से, तो वस्तु जो है रेक्टिलिनियर मोशन जाएगी। मैक्सिमम हाइट अटेन टू प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, प्रक्षेप कितनी अधिक से अधिक ऊंचाई तक जाता है, ये हमें याद करना है। तो देखिए, तो इसके लिए हमें केवल इसका u y कंपोनेंट लेना पड़ेगा। u x वाले कंपोनेंट से कोई इससे मतलब नहीं, केवल हम u y वाला कंपोनेंट लेंगे। तो गति का तृतीय समीकरण लिखेंगे, क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, अब अंतिम वेग a से c तक के लगाइए, a से c के लिए लगाइए, कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है। अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0, u प्रारंभिक वेग कितना है, u साइन थीटा का स्क्वायर 2। अब ये तुम्हारा क्या है,
वाई के कंपोनेंट लिए हैं। अब ए वाई एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे एक्सेलरेशन, तो ये आपका आ जाएगा जी इनटू यस माने दूरी वही, ऊंचाई कितनी है h, तो ये आपका इधर ले आओ 2gh इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकते हैं, थीटा इजकल टू 90 अंश। अगर थीटा का मान 90 कर दें तो h इजकल टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g मैक्स। प्रक्षेप का परास क्या होता है, प्रक्षेप गति के दौरान जब कोई भी पिंड या वस्तु क्षैतिज जितनी दूरी तय करता है, क्षैतिज मतलब x डायमेंशन में जितनी दूरी तय करता है, उसे उसका जो है हम प्रक्षेप का परास कहते हैं। अब प्रक्षेप का परास निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हमारी जिसे है r, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, तो चाल इसमें कितनी है ux इस दिशा में कितनी ux है, वेग इंटू समय। अगर यहाँ से यहाँ तक कैपिटल टी लग रहा है तो इधर यहाँ से यहाँ तक भी कैपिटल टी लगेगा इंटू कैपिटल टी, तो कैपिटल टी क्या है, उड्डयन काल, तो r बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी का मान कितना था 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब ध्यान दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होता है साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा जो है परास आया प्रक्षेप का। अगर थीटा बराबर 45 रख दें, थीटा बराबर 45 अंश, तो r का मान मैक्सिमम आ जाएगा। अब साइन 2 थीटा का मान जो है हमारा आ जाएगा 1, तो आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो प्रक्षेप की जो है हम तीनों चीज़ें पढ़ ली, प्रक्षेप की जो है उड्डयन काल, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, प्रक्षेप का परास, ये तीनों पॉइंट हमने निकाल लिए।